अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं राशिद अवान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप किसान भाई शौकीन हजरात खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मैं मुर्गियों और फैंसी बर्ड्स, कबूतर, तीतर, मोर वगैरह, पैरट्स वगैरह, उनकी जो सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक बीमारी है रानीखेत, उसके बारे में बात करूँगा। रानीखेत, जिसे उर्दू में रानीखेत कहते हैं और इस बीमारी को इंग्लिश में न्यू कैसल डिजीज़ कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की बीमारी है और मुतद्दी मर्ज़ है। ये एक परिंदे से दूसरे परिंदे में मुंतकिल होती है। इसके अलावा ये बाहर से वायरस जो है ना वो आता है और परिंदों को मुतासर करता है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक, और पाकिस्तान में जो बड़े बड़े शोबे हैं, मसलन कमर्शियल फार्मिंग है या डोमेस्टिक फार्मिंग है या इसके अलावा शौकीन हजरात हैं, तो इन शोबों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान देने वाली बीमारी है तो ये रानीखेत की बीमारी है। तो रानीखेत कौन कौन से परिंदों को होती है, कौन कौन से बर्ड्स में आती है, तो ये तकरीबन जितने भी परिंदे हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, उनमें पाई जाती है। कदरे उनमें हमला कम होता है, लेकिन जो शदीद हमला जिन परिंदों पर होता है उनमें मुर्गियां हैं, ख़ास तौर पे कबूतर हैं, मुर्गियां हैं, इसके अलावा मोर हैं, तीतर हैं, बटेर हैं और चकोर हैं। तो ये परिंदे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और बाकी जो परिंदे बनिस्बत इनके जो है ना उनमें हम कम हमलावर होती है, लेकिन बीमारी उनमें भी होती है। तो ये बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, तकरीबन ये तीन जो निज़ाम है जिस्म के, उस तीनों पर एकदम हमलावर होते हैं ये वायरस। उसमें ये है कि निज़ाम तनफ़ुस पे हमलावर होती है, जिसमें सांस वगैरह, फेफड़े हैं जिसमें सांस की नाली है, इसके अलावा ज़ुकाम वगैरह, फ्लू वगैरह इसमें होता है। इसके अलावा ये निज़ाम हाज़मा पे हमलावर होती है। इसके अलावा ये असाबी निज़ाम पे हमलावर होती है। तो ये वायरस तीनों जो है निज़ामों पे एकदम हमलावर होता है, जिससे परिंदा जो है ना बिल्कुल डिहाइड्रेट होता है और 2-3 दिन के अंदर अंदर और बाज़ औक़ात एक दिन के अंदर ही मर जाता है। इसकी जो शरह मौत है तकरीबन 70 से लेके 100% तक है, और ये जो है इंतहाई ख़तरनाक शरह मौत है। तो इसकी अलामात क्या हैं कि परिंदे को तेज़ बुखार होता है, फिर उसके बाद फ्लू होता है, ज़ुकाम वगैरह, खांसी वगैरह, गला ख़राब, और गले से सीटी वगैरह की आवाज़ें आती हैं, खरखराहट की आवाज़ें शुरू होती हैं। इसके अलावा परिंदे को पेचस लग जाते हैं, और पेचस में जो पेचस का कलर होता है वो सब्ज़ सफ़ेद पेचस आते हैं, और जब बीमारी इंतहाई आखिरी दर्जे पे हो तो वो येलो कलर के पेचस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो अलामात में है वो फालिज है, टांगों का फालिज ख़ास तौर पे जो है ना परिंदों में ज़्यादा जो है ना वो देखा गया है। तो परिंदे जो है ना वो इस से बहुत इंतहाई मुतासर होते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मतलब कि ख़ास इसका इलाज अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ, एंटी वायरल नहीं हुआ, लेकिन यह है कि कुछ मैनेजमेंट करने से जो है ना वो शरह मौत में कमी वाक़ई हो सकती है। तो उसमें ये सबसे पहले कि जो ही आपके परिंदों में, मुर्गियों में, कबूतरों में, जितने भी परिंदे हैं उनमें अगर ये बीमारी खुदा न खास्ता आ जाए, तो सबसे पहले यह है कि जो मुतासर परिंदे हैं उनको तंदुरुस्त परिंदों से अलग किया जाए। तो उनको दाना वगैरह बंद कर देना है, फीड वगैरह बंद कर देनी है। जो बीमार परिंदे हैं उनको सिंपली आपने चावल
उबाल के देना है, चावल का पानी देना है या सादा पानी देना है, और वही जारी रखना है। चूँकि वो निज़ाम हाज़मा कमज़ोर हो जाता है तो वो दाना और फीड हज़म नहीं कर पाते। इसके अलावा वो बीमार होते हैं तो खाना पीना नहीं करते, और दूसरे परिंदे ख़ास तौर पे मुर्गियाँ या कबूतर उनको मारना शुरू करते हैं। तो कुछ वो बीमारी से मर जाते हैं, कुछ भूख से, और फिर कुछ वो मार से जो है ना वो मुतासर होते हैं। तो ट्रीटमेंट इलाज में इसके अलावा ये है कि जो बीमार परिंदे हैं उनको आपने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करवानी है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक किसी डॉक्टर, अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से आपने मशवरा करना है, और 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है ना एज ए सपोर्टिंग थेरापी के तौर पे जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो करवाई जाती है। 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा ओरल जो है मल्टी विटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं, और इसमें जो 3 से 5 से 10 दिन तक जो है ना आप उनको मल्टी विटामिन वगैरह भी साथ इलाज के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन भी है, जो बड़े परिंदे हैं उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह इंजेक्शन की सूरत में भी दिए जा सकते हैं। और बाकी जो ठीक परिंदे हैं उनमें जो है ना वैक्सीनेशन जो है ना करवाई जाती है। एंडी लासोटा या NDIB की वैक्सीन करवाई जाती है ताकि उनमें भी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो, और बाकी जो है ना उनमें बीमारी जो है फैले नहीं। तो वो वैक्सीन करवाने से जो उसमें अगर परिंदों में, दूसरे परिंदों में भी अगर कोई छुपी हुई अलामात हैं तो वो ज़ाहिर हो जाती हैं, फिर उन परिंदों को अलग किया जाता है और बाकी परिंदों को बचाया जाता है। और इसका जो बचाने के लिए कुछ और इक़दाम हैं, बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ये कोरोना वायरस है, मुर्गियों की कोरोना वायरस है। तो जैसे कोरोना मतलब इंसानों में फैला हुआ, इसी तरह मुर्गियों में जो है ना वो कोरोना की जो अलामात हैं वो रानीखेत की सूरत में है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने मतलब इसको प्रोटोकॉल देना है जैसे कोरोना के मरीज़ को दिया जाता है। तो उसमें सबसे यह है कि वो बीमार परिंदों को आइसोलेट किया जाता है कि दूसरे परिंदों से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा ये है कि आप घर से बाहर अगर जाते हैं तो किसी फार्म हाउस पे या किसी दोस्त के पास जिसके पास मुर्गियां हैं, कबूतर, परिंदे हैं, तो घर में आए तो डायरेक्ट आप अपने मुर्गियों के साथ इन्वॉल्व ना हो और अपने शेड के करीब ना जाएं। इसके अलावा बाहर से जो परिंदा या मुर्गी या कबूतर या कोई भी परिंदा लेकर आते हैं तो अपने तंदुरुस्त परिंदों से उसे कम से कम 15 दिन दूर रखना है आपने। 15 दिन तक अगर उसमें बीमारी हुई तो ज़ाहिर हो जाती है, अगर वायरस उसमें मौजूद है तो वो ज़ाहिर हो जाता है, फिर उसका आपने ट्रीटमेंट करना है। तो बाकी है कि जो बीमार परिंदों को खुराक वगैरह या उनका देखभाल करता है तो वो तंदुरुस्त परिंदों की तरफ ना जाए ताकि जो है ना बीमारी, वायरस जो है ना उनमें शिफ्ट ना हो। तो ये हवा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, सांस के ज़रिए, इसके अलावा कपड़ों के साथ, जूतों के साथ ये जो है ना वायरस मुंतकिल हो सकता है। तो इसके अलावा ये है कि बचाने के लिए यह है कि वैक्सीनेशन जो है ना इंतहाई ज़रूरी है। बचपन से जो ही चूज़ा पैदा होता है, 5 दिन का चूज़ा आता है तो पहली वैक्सीन उनको आँख में कतरा NDIB का करना चाहिए। इसके बाद 28 से 30 दिन का जब चूज़ा होता है तो फिर आँख में कतरा NDIB का करना चाहिए। फिर हर 2 माह बाद NDIB की वैक्सीन करवानी चाहिए। तो नाज़रीन, ये आज थी रानीखेत बीमारी के हवाले से चंद मालूमात और उनसे बचाव का तरीका और उनकी वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ इस गुजारिश के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।
इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।